अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। बड़ा दिलचस्प वीकेंड था। आपको हमने ज़रा आवाम के जज्बात सुनाए। हमारे यहाँ अब एक नए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बना दिए गए हैं इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब को कौन नहीं जानता, लेकिन इनकी जो तैनाती है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उसकी अपनी अपनी तशरीह जो है वो की जा रही है। बात तो हमने सुन ली आवाम की, और इसी मामले के ऊपर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और जो हमारे पॉलिसी साज हैं वो किस तरीके से इसकी तशरीह कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि नायब वज़ीर आज़म का एक ऐसा ओहदा देना पड़ा जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर क्या कुछ चल रहा है। असद कैसर साहब और मौलाना फजलुर रहमान आज खूब गरजे और बरसे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो मुज़ाकरात के मामले पर गुमगू का शिकार नज़र आती है। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो साल 2022 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करती हुई नज़र आ रही थी, उनके खिलाफ तमाम तर इक़दाम लेती हुई नज़र आ रही थी, मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थी, और वो मुज़ाकरात की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान का अदालती महाज, अदालती मंजरनामा गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 जजेस के ख़त के मामले पर समाअत होगी और मामला क्या फुल कोर्ट की तरफ जा सकता है। और साथ ही जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं उनमें से एक जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई जा रही है, इन तमाम मामलात पर बात होगी। मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नासिर भट्ट साहब। सेनेटर नासिर भट्ट जो है मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत करीबी तसव्वुर होते हैं। शहबाज खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ज़रिए, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF से मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से ताल्लुक़ है, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो भट्ट साहब आपसे करेंगे। भट्ट साहब ये बताइए कि इसहाक डार साहब को ये अहम जिम्मेदारी सौंपने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये मुझे नहीं समझ आता ये क्वेश्चन क्यों रखा गया है। इसहाक डार साहब की कारकर्दगी आपके सामने है। जब 2018 में और 2013 में मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, IMF से जान छुड़ाई डार साहब ने। उस वक्त पेट्रोल 60 रुपीज़ में था, मईशत कर रही थी। डार साहब उसमें उनका बड़ा किरदार था और ये चीज़ें सबको पता हैं। और फिर उसके बाद जो हालात ख़राब जिन लोगों से हुए उनके साथ इसहाक डार साहब का यही था कि ये ख़जाना जो है इसका पैसा आवाम पे भी खर्च होना चाहिए, डिफेंस पे भी खर्च होना चाहिए। डार साहब ने तो डार साहब खजाना संभालने के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने? नहीं, देखें, मैं मोहम्मद औरंगजेब साहब बता रहा हूँ कि वो माशाल्लाह ये कुछ नहीं है पहली दफा। लेकिन उनकी कारकर्दगी भट्ट साहब, उनकी कारकर्दगी साल 2022 से ऑनवर्ड्स भी है, जिस पे मुस्लिम लीग नून के अंदर से हमने आवाज़ें उठती हुई देखी हैं। जो इसहाक डार साहब हैं उनकी परफॉर्मेंस से मुस्लिम लीग नून खुद मुतमईन नहीं थी। जब वो साल 2022 में वज़ीर ख़जाना बने हैं, उन्होंने कहा था कि मेरा 26 साल का तजुर्बा है IMF से डील करने का, मूडीज़ से, वर्ल्ड बैंक से, और फिर उन्होंने कहा कि दे शुड बिहेव, और कहा खुशखबरी आ रही है। हमने देखा जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे, और फिर कहा कि नाक से लकीरें निकलवाई IMF ने, और शहबाज शरीफ को खुद इंटरवीन करना पड़ा। जून 2023 में IMF से पेरिस में उन्होंने मुज़ाकरात किए, फिर आपका IMF का एग्रीमेंट हुआ। मेरी एक बात सुने, इससे पहले मुल्क किस हालत में चला गया था? वो जिसको मुसल्लत किया गया था इमरान न्याजी को, इमरान खान को, और उसके साथ जो रफ़का सारे थे, मुल्क इस हालत में पहुँच गया कि फिर भी मियाँ साहब ने डार साहब को भेजा। जो 16 महीने की आप बात कर रहे हैं, अगर वो ना आते, डार साहब को ना दिया जाता, तो मैं कहता मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका था। डार साहब ने कहा ये मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसके आपको बाद में नताइज नजर आएंगे, आपको पता चलेगा। डार साहब को काम क्या सौंपा जाएगा निगरान वज़ीर आज़म बनाने के बाद? क्या वो ख़जाना का महकमा संभालेंगे? देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब के, आपको पता है डार साहब उनके साथ सुबह शाम रहे हैं। किसी चीज़ मीटिंग में, किसी सियासी जमात से जब मीटिंग होती थी, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं है तो वो डार साहब को भेज देते थे। ठीक है, तो डार साहब का बड़ा तजुर्बा है। आप नायब वज़ीर आज़म बनाने का आपका मकसद, आप किसका क्या लेना चाहते हैं कि क्या? छोटे मियाँ साहब सगे भाई हैं बड़े मियाँ साहब के, तो वो जब वो मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में अपनी ही जमात से निगरान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना, इसकी कोई लॉजिकल रीज़न, एक खुदा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इनमें। देखें, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, हमेशा किसी जगह वो जाते हैं दौरे पे, किसी शहबाज साहब अपना इसहाक डार साहब भी साथ होते हैं। इसहाक डार साहब जिस तरह पहले काम कर रहे थे, आप भी वैसे ऐसे ही काम करेंगे।
आप यानी मुझे इजाफी बताएं- जिम्मेदारी उनको कोई नहीं क्या दी जा रही। इजाफी, आप मुझे नहीं समझ कि आपके ये जहन में क्यों आ गया कि डार साहब नायब वज़ीर आज़म हो गए तो कोई हालचाल पैठ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो उनको मुबारकबाद भी दी है, सिर्फ मियां प्रोटोकॉल साहब ने देने उनको- के लिए नो, बने। नो, नो, मियां साहब ने देखें काम है ना, पहले डार साहब सिर्फ जब वज़ीर ख़जाना थे तब भी वो बाकी कमेटियों को चेयर करते अगर थे। उन्होंने कोई इजाफी काम नहीं करना, डार साहब ने, उनको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा रही, उनको कोई नया महकमा नहीं दिया जा रहा, तो फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का मकसद क्या है? देखें, एतमाद होता है ना, डार साहब अगर किसी जगह, अगर शहबाज साहब पीएम साहब भी नहीं गए तो वहाँ भी डार साहब चले जाते हैं, बाकी वो वो वजीर खारजा भी जाता है। नहीं नहीं, वो जो माजी में वज़ीर भी खारजा जाते भी हैं। हैं। अगर मैं कहता हूँ कि हम तो ये चाह रहे थे कि वज़ीर ख़जाना डार साहब अभी नहीं है, जिनको बनाया गया है उनको भी जिनको बनाया गया उनको मियां साहब का एतमाद हासिल है। नहीं नहीं है, बिल्कुल हर चीज़ है। देखें, प्राइम मोहसिन मिनिस्टर नकवी साहब जो है मेरी वो एक बात आपके सुनें। मुस्लिम लीग नून के वजीर दाखिला हैं। देखें, अब आपकी बात असल ये है ना, आप लोगों जिस ये एक मुझे समझ नहीं आती कि अच्छा, मीडिया इस तरह आप की हंस बातें पड़े, क्यों मैं करता आपको है। मैं आपको सुनवा मैं आपको देता हूं। बताऊं आज असद कि- कैसर साहब ने पार्लियामेंट में जो बात की है वो क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं 3 वजीर आजम है, वजीर आजम एक नहीं है। प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं जरा, असद कैसर साहब क्या ताने दे रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज को, सुनवाएं जरा। क्या इस वक्त इस पर जमहूरी इदारे काम कर रहे हैं या मार्शल लॉ है? इस वक्त 3 प्राइम मिनिस्टर है, एक शहबाज शरीफ साहब है, दूसरा भी नया बन गया माशाल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और एक जो है ना मोहसिन नकवी जो जिसके पास सारे पावर्स है, असल ताकत का सरचश्मा उसी के पास है, और उधर जो है ना सारे फैसले वही कर रहे हैं। क्या बुनियादी वजह है कि हमें जलसे करने नहीं दिया जा रहा? हमें जलसो जुलूस की इजाजत किस कानून के तहत नहीं दी जा रही? हम तो समझते हैं 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा है। हम समझते हैं 9 मई एक साजिश थी कि तहरीक इंसाफ को कैसे इक्तदार से और अवाम के मैंडेट से रोका जाए। ये जो 9 अच्छा, मई है नहीं ना, भट्ट साहब मैं आपके पास मैं आपको पूरा ये जो मौका 9 दूंगा, मई है ना, मुझे शामिल इसका करने, हिसाब इनको देना पड़ेगा। मुझे शामिल करने दें। कामरान मुर्तज़ा साहब, आइन की किताब आपने पढ़ी हुई है, हमें हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को समझा दें कि नायब वज़ीर आज़म क्या होता है, ये कौन सा एक ऐसा ओहदा है, इसके क्या इख्तियारात हैं, ये क्या कर सकता है, क्या अपॉइंटमेंट्स का इख्तियार इसके पास है, क्या सवाबदीदी फंड इसके पास है, आइन हमें क्या बताता है कि नायब वज़ीर आज़म क्या होता है? के जवाब से पहले अगर वो इतने ही नायब वजीर हैं तो फिर वजीर आजम ही बना देते, ताकि ना वो पेट्रोल जो है वो 60 रुपए से भी नीचे चला जाता, ताकि नून का बोलबाला होता और उनको कोई अच्छे नाम मिलते। बात ये है कि ये जब नोटिफिकेशन आप अपने सामने रखेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जारी हुआ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का, शहबाज शरीफ साहब को भी दस्तूर में या किसी कानून में कोई चीज़ तो उसमें कुछ स्टैट्यूटरी बैकिंग तो होनी चाहिए ना, इसके जो इस नोटिफिकेशन की, इस नोटिफिकेशन की कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। यानी पहली बात तो ये आएगी कि शहबाज शरीफ ने ये इख्तियार इस्तेमाल किया तो अंडर वोट लॉ, और दूसरी बात ये है कि जो शख्स इस ओहदे पे जो सो कॉल्ड ओहदा जो क्रिएट किया गया इस पे आए तो ये भी अंडर विच लॉ। तो कानून की जो है ना वो बात तो हमको तो कम से कम समझ में नहीं आती, हमारे इन दोस्तों को समझ में आ जाती होगी। बट साहब मेरे दोस्त भी हैं, ये उस दिन जिस दिन सेनेट में ओथ था उस दिन ओथ में भी थे, और उस दिन जो ओथ लेने से पहले जो शख्स प्रिजाइड कर रहा था वो भी इसहाक डार साहब थे, यानी वो खुद स्ट्रेंजर इन दी हाउस थे और स्टिल जो है ना वो प्रिजाइड भी कर रहे थे। और इसके ऊपर जो है ना वो मुझे पता है कि ट्रेजरी में से लोग सर पकड़ के बैठे हुए थे कि ये किस कानून के तहत, तो वो कहते हैं ना कि सम आर ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल, तो ये मोर इक्वल बनने की या दूसरों से नुमाया बनने की इस दौड़ में जो है ये ना हो कि कोई ऐसा मसला क्रिएट कर लें कि कल जो है ना वो नून के लिए बायस शर्मिंदगी हो। हमारे दोस्त थे ये, हम समझते हैं कि अब भी हमारे दोस्त हैं, और किसी दिन कोई दिन ऐसा आएगा जिसमें हमारे साथ आके अपोजिशन में शामिल हो जाएंगे, और असल जो है ना वो जो किरदार है इस मुल्क में उसके खिलाफ अपना किरदार ये अदा करेंगे, असल जो इक़्तिदार है जिनका उनके खिलाफ अपना किरदार अदा करेंगे, और जो ये कभी वोट को इज्जत दो की बात थी वो उस पे दोबारा आ जाएंगे। मगर जो कुछ किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप तो लगता है कि बड़ी आपकी जो है वो पहुंच बहुत ज़्यादा है, हमें अभी ये इतलात आ रही हैं कि मियां साहब भी कोई नया बयानिया जो है वो बना रहे हैं
और राना सनाउल्लाह साहब ये शुनीद सुना रहे हैं कि वो जब आएंगे तो नया बयानिया लॉन्च होगा। लोग उस पर तनकीद भी कर रहे हैं कि ये कौन सा बयानिया है जो ज़ेर तामीर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोई आइडिया है आपको कौन सा बयानिया है? वो फिर शायद हमारे बयानिए पे आएंगे। ये अल्टीमेट जो ना नैरेटिव जो है वो यही रहेगा। बात बड़ी आसान सी है। बात इसमें हमने सिविल स्पेस को कॉम्प्रोमाइज किया है कम से कम गुज़श्ता 2-3 अदवार में बहुत ज़्यादा। इससे पहले भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, और जिस वक्त तक आप इस सिविल स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। आप इंडिया और पाकिस्तान की तरक्की को जो है ना सामने रख लीजिए, दोनों एक दिन आज़ाद होते हैं, एक आसमान पे पहुंच जाता है और दूसरा जो है ना वो खैरात मांगने के लिए हर मुल्क जा रहा होता है। तो इसकी वजह जो है ना जानने की कोशिश करिए। जब तक आप वजह नहीं जानेंगे उस वक्त तक जो है ना वो आप आगे नहीं जा सकेंगे। और वजह यही है कि आपके मामलात को कंट्रोल किया जाता है। आपका इक़्तिदार जो है अवाम या अवामी नुमाइंदों के हाथ में कभी भी नहीं रहता। आप मजबूर महज है। नहीं, एक शोबा है जिसमें हमने इंडिया को बीट कर दिया। अभी 22 अप्रैल को जो यूएस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है उसकी रिपोर्ट आई है। हमारी रिपोर्ट 100 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो खिलाफ वर्जियों की है उनकी 80 सफ़ात पर मुश्तमिल है। हालांकि उनका रकबा 6 गुना तकरीबन ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है, और आबादी 6 गुना ज़्यादा है। तो हमने ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है उनको ज़रूर बीट कर दिया। शहबाज खोसे साहब, आप भी आइन को जानते हैं, कानून को जानते हैं। आपको कुछ समझ आई कोई आइन, कोई कानून जो एग्जिस्ट करता है जिसके तहत ये तमाम फैसले किए जा रहे हैं, या ये आफ्टर थॉट्स आपके ख्याल में क्यों आ रही हैं कि एक नायब वज़ीर आज़म का ओहदा क्रिएट किया जाए? अभी हमने देखा कि आप लोगों के तो एतराज़ चल रहे थे आईजी पंजाब पर, और फिर हमने देखा कि यूनिफॉर्म्ड चीफ मिनिस्टर जो है वो आपके लिए खतरा बनी हुई, और अब यहाँ पर अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आ गए। देखें, सबसे पहले तो मेरा दोस्तों को सलाम दीजिएगा कि मेरे बड़े भी हैं, दोस्त भी हैं। ये ओहदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो है ये पहले परवेज इलाही साहब के पास रह चुका हुआ है। ये शायद वो तब भी गलत था। ये ना कभी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है, ना किसी कानून में एग्जिस्ट करता है। मैं बड़ा इनकी तकरीरें सुनता था जब ये इलेक्शन से पहले तकरीरें हो रही थी, और इनके इत्तेहादी जो पीपल्स पार्टी थे, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से एक तजवीज़ थी जो बहुत अच्छी तजवीज़ थी कि 18 ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिनको फेडरल में भी हैं, प्रोविंशियल में भी हैं, और उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि 300-350 अरब से ज़्यादा शायद वो मिनिस्ट्रीज खा जाती हैं। तो बजाय यहाँ के ओहदे, अननेसेसरी ओहदे जो हैं ये कम किए जाते और इनके अखराजात कम किए जाते, यहाँ पर जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि सम आर मोर इक्वल देन दी अदर्स, तो ज्यादा इक्वल और ज्यादा अपने फूल लगाने के लिए इन्होंने एक और ओहदा ले लिया है जो कानून में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर तो इसहाक डार साहब इतने ही कामयाब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो आज फाइनेंस मिनिस्टर होते। उनकी जगह ये प्राइवेट सेक्टर से औरंगजेब साहब को लेकर आए, बहुत बड़ा नाम है। अगर ये किसी को ओहदा या ज्यादा इख्तियार देना ही था तो ये उन टेक्निकल साहब को दे देते जो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज की बेस पर आए हुए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। ये एक ऐसे बंदे को देना जो ना सिर्फ आपका पर्सनल वेरी क्लोज आपका रिश्तेदार है उसको देना, बल्कि एक जो कि वजीर खारजा के तौर पे तो काम नहीं कर रहे, मगर वजीर फाइनेंस के तौर पे ये फ्लॉप हो चुके हैं, उनको ये ओहदा दे देना, वो भी अपने क्लोज रिश्तेदार को। ये अपने जो हल्फ है शहबाज शरीफ साहब का, जिसमें इन्होंने कसम खाई है कि ये अपने किसी रिश्तेदार को फायदा नहीं देंगे, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। और ना सिर्फ ये कि उसकी खिलाफ वर्जी है, ये एक गरीब नेशन है पाकिस्तान, इस वक्त बड़ी मुश्किलात से गुजर रही है, इसका मजाक उड़ाने की मुतरादिफ है और इनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इन्होंने किया है, इसका सियासी बैकलैश भी यही भुगतेंगे। अच्छा खोसा साहब, ये भी ज़रा बताइए और ये भी ज़रा कानून की किताब से या आइन की किताब से समझाने की कोशिश करें। एक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, वो निगरानी कर रहे हैं जिन इलेक्शंस की, उसके नतीजे में जो लोग इलेक्ट होते हैं वो उनको इमीडिएटली फॉलोइंग इलेक्शंस में, इमीडिएटली फॉलोइंग जो सेटअप बनता है, वो सेनेटर के तौर पर इलेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब, जो कि निगरान काबीना का हिस्सा हों, आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है पाकिस्तान का आइन का, वो एक सूबे के इलेक्शन लड़कर वज़ीर आला कैसे बन सकते हैं। और जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, जिनकी निगरानी में ये तमाम जो MPAs इलेक्ट हुए,
उनकी निगरानी में ये इलेक्शन हो रहे थे पाकिस्तान में, वो फिर किस तरीके से इलेक्ट कर सकते हैं काकड़ साहब को बतौर सेनेटर? ये किस तरीके से आइन में इसकी क्या गुंजाइश है? देखें, आप बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को। वो हम तो कहते हैं कि शुक्र करें उनको कुछ और पोजीशंस का नहीं पता चला, नहीं तो वो वहां पर भी इलेक्ट होके लग जाते। तो ये तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून से पूछने वाला सवाल है कि इन्होंने उनको कहां से लाए, कहां से इन्होंने रख दिया। ये आवाम ने ना इनको इलेक्ट किया है, ना इनका कोई आवाम से लेना देना है। ये आपको पता है, वो पाकिस्तान में ऊपर से जो कलाई मखलूक की तरफ से तोहफे होते हैं, ये उनमें से एक तोहफा है। जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो उसी के साथ साथ इनके पास एक और ओहदा चेयरमैन पीसीबी का, वाइल ही वो चीफ मिनिस्टर आ गया। बड़ी हैरानकुन बात थी। 25 करोड़ की आवाम है इधर, इनको एक भी अच्छा लेजेंडरी क्रिकेटर नहीं मिला कि उसको ये चेयरमैन लगा देते। इन्होंने उठा के ऊपर से जो गिफ्ट आया उसको लगा दिया, और फिर उसी गिफ्ट ने जो माशाल्लाह सियासी जमातों के साथ किया उस सूबे में, उस के नतीजे में उसको ये भी गिफ्ट मिल गया। इस दौड़ में काकड़ साहब पीछे रह गए गालिबन, और सारे जो हैं वो खोसे साहब मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद भट्ट साहब से जो है वो जरूर जवाब लेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि उन्होंने औरंगजेब साहब को, मोहसिन नकवी साहब को डिफेंड करना है, उनकी हिमायत करनी है या उनके खिलाफ बोलना है। ये बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नासिर भट्ट साहब, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया खोसा साहब ने ब्रेक से पहले। उन्होंने कहा कि आप जितनी तारीफ़ें कर रहे हैं इसहाक डार साहब की, अगर वो इतने कामयाब वज़ीर ख़जाना थे या इतनी उनमें जो है वो क्वालिटीज़ हैं, तो फिर आखिर आपने उन्हें वज़ीर ख़जाना क्यों नहीं बनाया इस दफ़ा? देखें, वो बहुत कामयाब वज़ीर ख़जाना थे। आप दिखा हिस्ट्री उठा के देख लें, उन्होंने तो IMF से जान छुड़ा दी। कामयाब शख्स का टैलेंट ज़ाया कर दिया। नहीं, देखिए अब जिस हालत में मुल्क, जब 16 महीने की कारकर्दगी आप देखें, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका था। 4 सालों में जो लोग इनको लाए थे उन्होंने भी कान पकड़ लिए। इमरान, उन्होंने अपने 3 वज़ीर ख़जाना चेंज किए, अपने लाए। वो किधर गया असद उमर अरस्तू जो 90 दिन में सारा कुछ ठीक कर देता? बात यह है कि अब कान तो आपको लाने वालों ने भी देखे ना, वो असद उमर तो अब जमात भी छोड़ गया। PTI के लोग जिन बेचारों ने, मैं कहता हूं कि आप बताएं ना, आपने इतना बेहतरीन टैलेंट जो है वो ज़ाया क्यों कर दिया? आप वज़ीर ख़जाना उनको बनाते हैं, आपने उनको वज़ीर ख़जाना बनाने के बजाय वज़ीर ख़ारजा बना दिया। देखें हमारे जो पार्टी के प्राइम मिनिस्टर जिनको मियां नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया, शहबाज शरीफ साहब को, अब उनकी काबीना के बंदे हैं। ये एक अच्छी बात है कि वो देखते हैं कि किसी बंदे में इतनी अगर कैपेबिलिटी है कि वो इससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, तो दूसरा कुर्बानी देता है, जी इनको मौका दिया जाए। डार साहब अब वज़ीर ख़ारजा हैं। वो आपको पता है कि उनकी कारकर्दगी सबके सामने है। सियासी जमातों से कई दफ़ा कोई अगर बातचीत होती है तो मियाँ साहब डार साहब के ज़िम्मे लगाते थे। अगर डार साहब हैं, शहबाज साहब हैं, वो जाते थे। तो ये एक इतना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, इस बात पे क्यों नहीं बात करते कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर का ओथ उठाया तो उन्होंने असेंबली में कहा कि अपोजिशन हर सूरत होनी चाहिए, अपोजिशन का किरदार होता है। तो उन्होंने कहा हम इनको ये दावत दे रहे हैं आज है कि एक चीज़ पे हम आज। अपोजिशन आपको वैसे राजा रियाज साहब वाली पसंद है? देखें, राजा रियाज किन का था पहले? सर वो जिस वक्त आपका अपोजिशन लीडर बना है, साथ ही जो लोग इस्तीफे दे के चले गए थे कि फैसलाबाद से वो आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। जो लोग इस्तीफे दे के चले गए, हमने कहा था इमरान खान को इस्तीफे दे कौमी असेंबली से, हमने कहा था पंजाब असेंबली से इस्तीफे। अच्छा, आप अपोजिशन को तो बाद में, आप देखें, आप अपोजिशन को तो बाद में बनाइएगा। आखिर आपने ऐसा क्या किया कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर, उसकी घनगरज जो पार्लियामेंट में थी, वो मियां साहब का उनके साथ जो ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून का है या रहा है और अभी भी है, जाहिर है कि ज़ाती ताल्लुक तो मौजूद है, लेकिन आपने उनको इस हद तक नाला कर दिया अपनी पॉलिसी से। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाएं आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या फरमाया। हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था। इस वक्त भी तो मैंडेट तकरीबन वही है। खुदा करे ये खबर गलत हो, लेकिन हमारी मालूमात ये हैं
कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहाँ पर बैठने में, हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। इस कैफियत में हुकूमत में बैठी हुई जमातें, उनके सीनियर लोग मजबूर हैं कि वो अपनी ही मैंडेट को मुस्तरद कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हम यहाँ कमजोर बैठे हुए हैं कि हमने हर मरहले पर कंप्रोमाइज किया है। हमने अपनी जमहूरियत बेची है। हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं कि जो आपके मातहत होने चाहिए थी, वो आज हमारे आका और उनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। हम यहाँ पर एक कानून पास नहीं कर सकते। जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, फैसले तो वो करें, मुंह हमारा काला करें। देखिए, आपको पता है भट्ट साहब, ये वही बात कर रहे हैं जो जावेद लतीफ साहब बात कर रहे हैं। ये जो बेचने वाली बात है, वो भी 90 करोड़ का इल्जाम लगा रहे हैं आपके अंदर बैठे हुए, और आपकी पार्टी ने उनके बयान से इजहार ला ताल्लुक की तकनीकी है, उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई। देखिए, मौलाना साहब को 2018 में भी एतराज़ था, उस वक्त भी वो कह रहे थे, लेकिन जब मियाँ साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है तो इसके खिलाफ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल उसमें जाएंगे, लेकिन एक चीज़ जो हो चुकी है, असेंबली बन चुकी है, उसको हमें चलाना चाहिए। 2024 में भी यही था, हमें भी एतराज़ था, मौलाना साहब को एतराज़ था, पीपल्स पार्टी को एतराज़ था। अच्छा, मुझे बताएं, KPK में इलेक्शन ठीक हुआ है? सुने, पूछे ना उनसे। मुझे कामरान मुर्जा, चले मुझे कामरान मुर्जा साहब, मैं एक बात करता हूँ, आप मुझे एक मौका दे जरा। बात यह है कि अब जिस हालत में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जिस चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई है, उसके लिए हम सियासी जमातों को एक चीज़ तो सोचनी चाहिए, इमरान खान को भी सोचना चाहिए, बाकी सियासी जमातें अगर इस सोच पे आ गई हैं कि मईशत की मजबूती के लिए हमें एक पेज पे आना चाहिए। हमने दावत दी अपोजिशन को, आ जाएं, जो एतराज़ात हैं वो जरूर है, अपोजिशन के एतराज़ात होते हैं, लेकिन टेबल टॉक जब होगी तो एतराज़ात भी सही। मैं आपके पास अगर आप बैठे ही ना तो कैसे कुछ होगा? कामरान मुर्जा साहब, मौलाना फजल रहमान की आज की तकरीर जो हमने सुनी है पार्लियामेंट में, उससे एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि मौलाना साहब इस हुकूमत के साथ जो बात चल रही थी ना कि उनको मना लेंगे और मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे, कोई गवर्नरशिप ऑफर हो जाएगी, वजारतें ऑफर हो जाएंगी, वो तो मौलाना का लहजा आज ये बता रहा है। आप हमें ये बताएं, क्या ऐसा भी मुमकिन है या होने जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान और आपकी जमात, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी है, इसको भी ज्वाइन कर ले और एक स्टेज के ऊपर ये लोग नजर आए? पॉलिटिक्स में हर चीज मुमकिन हुआ करती है, मगर जब इम्कानात इस चीज के लिए पैदा करने हो तो फिर मरवत जैसी हरकतें नहीं करते, गंडापुर जैसी हरकतें नहीं करते। स्टेटमेंट्स हैं वो फिर आप जब देखेंगे तो फिर शायद वो हमारे साथ मजबूर होंगे। आप 2018 के बाद का देखिए, बाकी पार्टियां हमारे साथ चलने पे मजबूर हुई थी, हम किसी के साथ चलने पे मजबूर नहीं थे। आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं किसी तकब्बुर का शिकार नहीं हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि दूसरी पार्टियों को शायद हमारी जरूरत पड़ेगी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम इस तरह की पॉलिटिक्स जिसके नतीजे में हम खुद बाहर हो और दूसरे आके वो मुसल्लत हो जाए, हम इस तरह की पॉलिटिक्स को अदरवाइज भी रिजेक्ट करते हैं। 2018 के बाद की सारी सूरत हाल देखिए, हम आज बाहर बैठे हैं, हम आज वो सीटें भी मेंटेन नहीं इतनी जद्दोजहद के बाद कर पाए, और दूसरे जो है ना वो फिर उसी हिसाब में बैठे हैं। वो उनका एक स्पेशल इंतज़ाम है, उसी इंतज़ाम के साथ बैठे हैं कि फ़लाँ सूबा फ़लाने का, फ़लाँ सूबा फ़लाने का और फ़लाँ सूबा फ़लाने का। तो ठीक है, ये अपने सूबे इंजॉय करें, मगर अल्टीमेटली ये नुकसान दे रहे हैं पाकिस्तान को। ये कह रहे हैं कि जी सारे एक पेज पे, बट सर मेरे दोस्त जो है वो ये कह रहे हैं कि सारे एक पेज पे होना चाहिए। हम सारे एक पेज पे हैं क्या? ये वो आप भी उसी पेज पे थे 2018 के बाद? उस वक्त खान साहब भी यही कह रहे थे कि जी मुझे हुकूमत करने दे और मेरे साथ एक पेज पे रहें। आज आप भी वो कह रहे हैं। भाई हम सारे एक पेज पे हैं, आइए इलेक्शन का ऑडिट करवाते हैं, उसके बाद अगर आपका इलेक्शन दुरुस्त था, हम गलत कह रहे थे, तो हम आपकी अपोजिशन तो करेंगे मगर असेंबलियों के अंदर बैठ के। और अगर कि आपका इलेक्शन का ऑडिट जो है ना, रिपोर्ट नेगेटिव में आ गई, फिर आप स्टेप डाउन हो जाइए। फिर ये पाकिस्तान जो है ना हमेशा नाजुक हालात से जो गुजर रहा है, ये 75-76 सालों से जो सबक हमें पढ़ाया जा रहा है कि इस दफा छोड़ दीजिए, और पाकिस्तान नाजुक हालात में है तो नाजुक हालात जिनके पैदा करना है वो कोई इंसान के बच्चे बने, वो बंदे के बच्चे बने। तो अगर ये मरवत साहब वाली और अली अमीन गंडापुर इनकी स्टेटमेंट्स या इस किस्म की जो जेस्चर्स हैं पीटीआई की तरफ से ये ख़त्म हो जाएं, तो आप लोग वो जो माजी के आपके इख्तलाफात हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इख्तलाफात हैं पीटीआई और JUIF के, आप वो भुलाकर साथ चलने के लिए तैयार हैं एक जॉइंट पॉलिसी बनाने के लिए?
देखिए मौलाना की स्पीच को आज आपने अगर सुना हो गौर से, तो उसमें उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरात हमारे दरमियान नहीं हो रहे, मगर हम मुज़ाकरात से इनकार भी नहीं करते। हाँ, हम बैठने से इनकार भी नहीं करते। वो यकीनन असद कैसर साहब आए थे और दोस्त भी आए थे जिनका आपको शायद इल्म नहीं होगा। वो लोग भी आए थे, मगर बात तो जब कोई इकट्ठे चलने की बात हो तो इस तरह की हरकतें नहीं की जाती, और फिर कम से कम किसी भी एजेंडे पे मुत्तफिक हुआ जा सकता है। मगर उससे पहले अगर आज भी हुकूमत के पास वक्त है कि अगर ये कह दें कि जी हम ऑडिट करवाने के लिए तैयार हैं, आइए हमारे साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करिए, मेरा ख्याल है कि सारा मामला दुरुस्त हो जाएगा। और यही पाकिस्तान के मफाद में है, यही जो है ना आइंदा डेमोक्रेसी के मफाद में, हम मिलजुल के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए इकट्ठे चल पाएंगे। आपको लगता है कि इलेक्शन ऑडिट जैसा काम पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात, हमारा मासी सबको मालूम है, 2013 के बाद एतराज़ात थे, 2018 के बाद एतराज़ात थे, 2008 के बाद एतराज़ात थे, 2002 के बाद हमने तो जो भी इलेक्शन देखा उसमें ये सब कुछ चलता रहा। आप शहबाज खोसा साहब, मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू भी आपने सुन ली, अभी कामरान मुर्जा साहब भी कह रहे हैं आपकी जमात जो है वो एक तरफ मौलाना साहब को साथ लेकर भी चलने की बात करी, आप लोग उनको एंगेज भी कर रहे हैं, आपने उनको अपनी तहरीक में जलसों में शिरकत की दावत भी दी है। दूसरी तरफ वो स्टेटमेंट्स जो अभी भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपकी पार्टी के मामलात ख़राब कर रहे हैं, ये आप मौलाना को साथ मिलाने में सीरियस हैं, संजीदा हैं या नहीं है? देखें, ये तो इमरान खान साहब ने खुद मैंडेट दिया था पार्टी को कि वो मौलाना साहब को एंगेज करें, और इसके सिलसिले में मौलाना साहब को एंगेज किया गया, और पार्टी की जो क़यादत है, आला क़यादत, वो इनके पास जाती रही है, और बड़े खुशगवार माहौल में ये बात चलती रही है। और मौलाना साहब भी उसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, एक सीनियर सियासतदान है। तो बाकी कुछ जज्बाती लोग भी होते हैं, वो बोलते रहते हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज पे बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज को सीरियसली लेकर मुज़ाकरात बिल्कुल खराब कर दिए जाए। मौलाना साहब की बहुत जिद्दोजहद है। अगर आप देखें तो उन्होंने पिछले अदवार में भी हमेशा खड़े हुए हैं वो, और बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़े हुए हैं, और उन्होंने अपनी बातें मनवाई वो हैं। आपके दौर में आपके खिलाफ खड़े हुए थे, और आप क्या कहते हैं साहब? उनको? तो जरदारी साहब की बेल भी हो गई थी उस धरने के बाद, तो वो बड़ी, और मियां साहब रवाना भी हो गए थे। तो ये तो चलता रहता है जी इस तरह। मौलाना साहब के साथ बिल्कुल सिंसियरली और इमरान खान साहब के कहने पर ही सारी बातचीत चल रही है, बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। अच्छा, ये बातचीत वाली बात जो है वो ज़ाहिर है कि भट्ट साहब ये मुझे बताएं, इरफान सिद्दीकी साहब का, प्रोड्यूसर साहब ज़रा शॉर्ट निकाल लें। इरफान सिद्दीकी साहब ने स्टेटमेंट दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया, ये ज़रा पहले सुनवाएं कि ये इरफान सिद्दीकी साहब क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान आए, ये भी बैठे हैं, हम भी बैठे। आप अगर एहतजाज के लिए उस शख्स से मिल सकते हैं जिसका नाम अचकजई है, महमूद खान अचकजई है, जिनके बारे में आपके लीडर का एक रवैया रहा है, उनको आप सदर के लिए नामजद कर सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान से, जिनका नाम भी आप भूल गए थे कि नाम क्या है उनका, उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हमारे साथ भी बैठे। नासिर भट्ट साहब, मैंने जाना है ब्रेक पे, मैं सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ब्रेक से वापस आके मैं आपका जवाब लूँगा। आप हमें ये बताएं, 2022 ऑनवर्ड्स आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहती रही कि ये मुल्क दुश्मन जमात है, इसने मुल्क तबाह कर दिया, मुल्क की सालमियत ख़तरे में डाल दी, मुल्क का वजूद ख़तरे में डाल दिया, 150 पौने 200 मुकदमे कर दिए। जिस वज़ीर दाखिला की मौजूदगी में ये मुकदमे हुए थे, उन्होंने टीवी पर बैठ कर कह दिया कि अगर पीटीआई हमारे साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हो जाती है तो उनकी रिहाई की कोई राह निकाल लेते हैं। इसका मतलब है वो सियासी बुनियादों पर मुकदमात थे, और उन्हीं के साथ इरफान सिद्दीकी साहब और आपके बाकी लोग बातचीत और मुज़ाकरात की जो बात कर रहे हैं, ये हम तो इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ, ये बात पूछेंगे भट्ट साहब से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने मुझे, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बट साहब बताएं, आपका दिल मोम कैसे हो गया? आप कह रहे थे तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात है, बात नहीं हो सकती, आज आप बात करने के लिए तैयार हो गए, ये दिल कैसे तब्दील हुआ? देखिए ये बात आप क्या कह रहे हैं। आप याद करें जब इमरान खान इस मुल्क पे मुसल्लत हुए, वज़ीर आज़म ज़बरदस्ती बन गए, वोट चोरी हो गया, तो शहबाज साहब अपोजिशन लीडर, उन्होंने क्या कहा था कि हम एक काम बात के लिए, मैं अपोजिशन लीडर कह रहा हूँ कि हम आपके साथ इकट्ठे होते हैं, इस मईशत को मजबूत करें। तो पता है इमरान खान ने क्या कहा था? ये एनआरओ मांग रहे हैं। याद है कि कोई नहीं याद है? तो रवैया हमेशा मुस्लिम लीग नून का यही रहा है कि अगर एनआरओ मांगने वाला नहीं कि हम आपके साथ बात करते हैं। आप इसीलिए आप उन्होंने फिर शहबाज साहब ने कहा कि एक काम के लिए हमारे साथ इकट्ठे हो जाएं। तो उन्होंने कहा जी नहीं मैं बात नहीं, वो देखें वज़ीर आला जो गंडापुर है KPK का, आप मुझे बताएं उसका रवैया देखते हैं। ऐसा कौन रवैया रखता है? वो जाता है जब चारों वज़ीर आला अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हैं तो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं जी कि बिल्कुल हम आपके साथ बैठेंगे। बताएं आप, सुनिए, मुज़ाकरात से निकल गए, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन आप हमें बताएं ना। आप दूसरा आपने राना सनाउल्लाह साहब जो है, मैं बताता हूँ बात। देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अपोजिशन से हम बात करते हैं, हम बैठते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं, आपको जो तफज़ात हैं वो दूर करते हैं। नहीं, ये बात नहीं की। प्रोड्यूसर साहब सुनाए राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बात की। बट साहब आपने सुनी नहीं है, फिर सुनवाएं जरा। नहीं मैंने सुनी है, आप दोबारा सुन आप सुन लें। राना साहब बैठकर रास्ता कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ना, मेरी एक बात सुने। वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे बताएं इमरान खान को किसने जेल में भेजा है, उसको सजा किसने दी है? आप लोग, आपकी हुकूमत ने, अदालत ने दी है भाई। आपकी हुकूमत ने एक मुकदमा कायम किया। नहीं और ये जब ये केस 9 मई का वाकया जो है, आप उसकी मजम्मत करते हैं? बट साहब 9 मई का ताल्लुक नहीं है, उनको सजा 9 मई में नहीं हुई है। वो भी अभी होनी है, वो जब होगी तो बात करेंगे ना। 190 मिलियन की भी होनी है। जो कुछ आप करेंगे उसकी सजा अदालतों को। राना सनाउल्लाह साहब कैसे रास्ता निकाल सकते हैं? नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने अपोजिशन से बात करने की बात की है। देखें मेरा तहफ़्फ़ुज़ात है ना, इसके साथ तो मैं टेबल पे बैठ के बताऊंगा ना जी हमारे साथ ये हो रहा है, फिर हम उसको बताएंगे कि ये हम नहीं कर रहे। अब मुझे बताएं, अदालत मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, किसने रिलीफ दिया? अदालत ने। पंजाब के सदर क्या गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं? नहीं, आप उसको गलत डाइवर्ट करके वो ये कह रहे हैं कि बैठ के हमारे साथ बात करें कि आपको क्या मसला है। चले कामरान मुर्जा साहब से मैं कामरान मुर्जा साहब से राय ले सकता हूँ। कामरान साहब ये बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है कि 225 मुकदमा जिस शख्स के नाक के नीचे बना हो किसी एक सियासी लीडर पे? पहले तो तहरीक इंसाफ कहती है कि इन तमाम के ऊपर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। ये भी अपनी राय दें कि क्या आपको लगता है कि ये 225 मुकदमा जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? और क्या राना सनाउल्लाह ये तय कर सकते हैं बैठकर के फलां शख्स हमसे बात करने पर राजी हो तो उसकी रिहाई का कोई रास्ता तय कर लेते? और वैसे एक एंगल इससे अगर देखें तो ये बात जो है ना वो आपको हकीकत नजर आएगी। जब रात 11 बजे तक ट्रायल हो के और 342 के बयान के बगैर किसी को सजा हो जाए तो फिर आपको ये नजर आएगा कि सनाउल्लाह साहब खुद वकील भी हैं, वो ये कह सकते हैं कि जी आए बैठ की बात करते हैं और उसके नतीजे में आपकी राय का तरीका कार वजह कर लेते हैं। क्योंकि कोर्ट टाइम के बाद तो नॉर्मली जो है ना वो कोर्ट जो है ना प्रोसीड नहीं करती जी, मगर यहाँ पे प्रोसीड किया उन्होंने। और इवन वकील भी उन्होंने इस्तगासे का दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा वकील नहीं आता तो जाए बाहर, हम वकील भी आपको मुहैया कर देते हैं। तो जब इस तरह की बातें होंगी फिर ये यकीनन फिर राना सनाउल्लाह साहब वाली बात भी दुरुस्त होगी, जाओ हमारे साथ बैठोगे तो फिर रास्ता निकाल लेंगे, वरना इसी तरह से पड़े रहोगे। और ये मेरा ख्याल है ये मैसेज इमरान साहब को कन्वे भी हुआ है। ये तो राना सनाउल्लाह साहब ने लाउडली कहा है। शायद ये बिटवीन दी लाइंस जो है ना वो जो दरमियान के लोग होते हैं और जो उनको समझाने के मिशन पे थे उन्होंने भी कन्वे किया है ये बात इमरान खान साहब को। ये बात तो PTI के दोस्त जो है वो शायद वो बता सकते हैं, मगर ये बात कहीं ना कहीं पे जो है ना इमरान खान साहब को बताई गई है कि अगर जो है ना वो आप इस सिस्टम पे कंसीड कर लें तो फिर जो है ना मामला जो है वो दुरुस्त हो सकते हैं और केसेस जो है ना वो किसी न किसी तरह से सेटल डाउन हो सकते हैं।
बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, मगर हमारी जो है इंफॉर्मेशन यही है कम अज़ कम। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, बिफोर आई मूव ऑन, मैं एक चीज़ की और आपसे कन्फर्मेशन चाहता हूँ। एक चमगोइयाँ चल रही हैं, आपको पता है शहर इक़्तिदार में बड़ी साजिशी थ्योरियाँ भी फ्लोट होती हैं कि अभी तक पीपल्स पार्टी जिसको इख्तियार दे दिया था कि आप गवर्नर लगा लें, खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी, उन्होंने ये डिसीजन इस वजह से नहीं लिया, ये चमगोइयाँ हो रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को बिलाखिर राज़ी कर लिया जाएगा। JUIF के कागजों में मौजूदा हुकूमत इसके साथ राजी होना अब है या नहीं है? कतल नहीं है, ये इनके यहाँ मिसकंसेप्शन। अच्छा। और क्या था कि जी मौलाना को तो जो है ना फलां ओहदा ऑफर करेंगे तो उसके बाद ये हो जाएगा, ये इनका मिसकंसेप्शन था। मगर इस मिसकंसेप्शन के साथ एक बात और आपको कन्वे कर दूं जी। कि ये हमारी साइजिंग की बात की गई थी, ये भी जो है ये इलेक्शन से पहले बात की गई थी, और उसमें भी हमारे वो दोस्त यकीनन जो है ना कहीं पे शरीक थे, जो जिनको हम कह लें कि हम लीड कर रहे थे उस वक्त PDM में, और उन्होंने कहा कि मौलाना को अपने साइज में रखो, तो साइज में हम आ गए। तो बहरहाल मौलाना का अपना साइज जो है ना वो शायद ईवान नहीं होगा, मैदान जरूर होगा। सही सही। शहबाज खोसा साहब, आपकी जमात, अब ये चेंज ऑफ हार्ट हमने मुस्लिम लीग नून में देख लिया, आपकी जमात कंप्लीटली डिवाइडेड नजर आती है। कुछ लोग कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होने चाहिए, फिर जो कहते हैं कि होने चाहिए उसमें ग्रुपिंग है। उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होने चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं सियासी लोगों से भी होने चाहिए। एग्जैक्टली आपकी पॉलिसी, आपकी तहरीक इंसाफ इतनी डिवाइडेड क्यों है इस मुज़ाकरात के मामले पर? देखिए, एक बड़ी जमात है, एक जमहूरी जमात है, इसमें डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन जो है वो तो नेचुरली इनहेरेंट है और बिल्ट इन है, और ये तो एक क्वालिटी है कि आप देख रहे हैं कि हर कोई जो है वो अपने जहन के मुताबिक अपनी ओपिनियन का इजहार भी कर रहा है। एज फार एज दी नेगोशिएशन इज कंसर्न्ड, ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेवारी होती है, जो इक़्तिदार में बैठे होते हैं, जो कि जिनको हम तो गासिब कहते हैं और हाईजैकर कहते हैं इस हुकूमत के, ये बैठे हुए हैं। इनकी तरफ से CBM क्या हुआ है, क्या इन्होंने इमरान खान जिनके ऊपर एब्सोल्युटली बेबुनियाद मुकदमात किए गए हैं, उनको जबरदस्ती अंदर रखने की कोशिश मजीद कर रहे हैं ये, या क्या ये मामलात को लीगली सॉल्व करना चाह रहे हैं? ये कह देना कि इनको हमने नहीं अंदर किया। 10 तारीखों से इनका वकील जो है पिछले, वो इमरान खान साहब की बेल में तारीख लिए जा रहे हैं। तो अगर ये चाहते हैं कि कानून के मुताबिक फैसले हों, तो कम अज कम इनका वकील पेश हो, बहस ही कर दे। ये तो वो भी नहीं कर रहे, और बल्कि केसेस को जबरदस्ती चलाए जा रहे हैं, जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब ने पुराने कन्विक्शंस का जिक्र किया, अभी भी यही हो रहा है। तो ये तो हुकूमत पे जो कुर्सी पे बैठा हुआ होता है, क्या इन्होंने वो जो औरतें लाहौर में पकड़ी गई थी, क्या इन्होंने उनको रिलीज करने के लिए या उनकी सहूलत के लिए कोई एफर्ट्स किए? क्या ये अपने इक़्तिदार के नशे में भूल गए हैं कि यहाँ बहुत सारे सियासी कारकुन हैं जिनकी चादर चार दीवारी के पामाल की गई, जिसके बारे में, अपने बारे में इनको बड़ा गम है कि इनके साथ ये होता रहा, मगर ये इस वक्त खुद भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है, और ये वक्त तो आता जाता रहता है। कल को फिर दोबारा ये इनको प्रिपेयर होना चाहिए कि जिस तरह का ये ट्रीटमेंट, तो गोया अगर कोई CBMs लेती है ये हुकूमत जो है, वो कोई एतमाद साजी के इकदामात करती है, खान साहब के लिए कोई रिलैक्सेशन होती है, या आपके जो दीगर लोग कैद हैं, ख़वातीन कैद हैं, उनको कोई रिलैक्सेशन मिलती है, तो आप कह रहे हैं कि आपका विंडो खुल सकता है सियासी लोगों के साथ भी मुज़ाकरात के लिए? देखिए, ये तो जमात का फैसला होगा जो वो करेंगे, मगर एक तरीके का, जब आपने किसी से, आपको एक, जब आप इक़्तिदार में हो, एक बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हो, सारा आप डिप्टी वजीर आजम अपने असम्बली को बना रहे हो, तो तब आप ये भी कर सकते हो कि आप दूसरी जगहों पे हालात बेहतर कर सकते हो, और अगर आप हालात बेहतर करो तो फिर आप उस तरफ आओ। ये एक तरफ आप हालात स्क्वीज कर रहे हो, दूसरी तरफ आप लिप सर्विस कर रहे हो, तो वो तो फिर काम आगे नहीं चलता। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। रन आउट ऑफ टाइम। नासिर भट्ट साहब ने ज्वाइन किया, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और शहबाज खोसा साहब। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अब जाहिर है कि कल बहुत ही अहम समाअत होने जा रही है 6 जजेस के ख़त के मामले पर, और जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ इस दौरान हमने देखा कि सोशल मीडिया कैंपेन भरपूर तरीके से चलाई गई, और उसमें आज जो तेवर दिखाए गए उनसे मुकदमात से अलहदा होने का कहा जा रहा था, और जिन लोगों ने ये पटिशन दायर की उनको जुर्माने के साथ उसको वापस कर दिया गया। लेट्स सी कि कल इस तमाम मामले पर मामलात कैसे अनफोल्ड होते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।